और चलिए अब तेज रफ्तार के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज से हैरान कर देने वाला वारदात सामने आया। एक युवक ने बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया और आरोपी ने बस कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला बोला। आरोपी युवक लारेब हाशमी बीटेक का स्टूडेंट बताया जा रहा है। हाशमी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। यूपी एटीएस ने इस मामले में जांच जो है वो तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी से जुड़े तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। ये देखिए किस तरीके से लारेब को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने जांच अपनी तेज की है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो है पुलिस जुटा रही है। तो एटीएस ने अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो अपने हाथों ले ली है और इसके घर पहुंचकर इसके कमरे की तलाशी ली, क्योंकि आसपास के पड़ोसियों परिजनों का बताना है कि लारेब बड़ा सीधा सा लड़का था, लेकिन एटीएस से इसके कनेक्शन सामने आने, माफ कीजिएगा, आतंकी संगठनों से इसके कनेक्शन सामने आने के बाद, एटीएस की जांच शुरू होने के बाद लोग अचरज में हैं कि आखिर लारेब का किस आतंकी संगठन से कनेक्शन था। इसकी जांच भी की जा रही है और ये बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन एक कंडक्टर पर इसने जानलेवा हमला कर दिया धारदार हथियार से। अचानक इसका ये आतंक से भरा रूप, रौद्र रूप देखकर सब कोई अचरज में है। बहरहाल इस पूरे मामले में और आरोपी ने 1.5 मिनट का एक वीडियो खुद ही पोस्ट किया था। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, ऐसे देख खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने को मारा है। इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, इसी से मारा है। इंशाल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। लारेब हाशमी की जांच करने में यूपी एटीएस की टीम जो है वो जुटी हुई है और उसके गांव हाजीगंज पहुंची है। एटीएस ने उसके घर की तलाशी ली, घर वालों से पूछताछ की। हाशमी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका चूंकि जताई जा रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत संवाददाता विनोद मिश्रा की बातचीत सुनिए। आपने हाशमी जो आपके गांव का लड़का था लारेब हाशमी, उसका वीडियो देखा आपने? देखा। ये क्या रिएक्शन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद? आप लोगों ने तो उसको देखा होगा, अब उसका वीडियो देखा आपने? वीडियो देखने के बाद बात तो ये लगता है कि पूरा आतंकवादी है। उससे पहले का लड़का ये इतना सीधा था कि आज से जी 1 दिन पहले की बात है कि इतना सीधा कि हाजीगंज में कोई ऐसा लड़का नहीं था। वीडियो देखने के बाद लगता है कि इससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। गांव में रहता होगा, अब लोगों से मिलता जुलता होगा, व्यवहार कैसा था? इतना अच्छा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब हम जो घटना देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो तो बहुत मतलब परेशान करने वाला है। हाँ, ये तो है ही है, सही बात है। वीडियो कांड करने के बाद वीडियो ही भी बनाया है और वीडियो डाला भी है। तो कभी लगा कि ऐसा हो सकता है? ये कभी भी नहीं लगा। वैसे आप लोग कभी लगा कि इस तरह का बच्चा होगा? नहीं, बचपन में बहुत सीधा साधा लड़का था, एकदम बहुत तहजीब और तमीज के साथ था। लेकिन इस तरीके के वीडियो आने के बाद लग नहीं रहा है कि इतना मतलब ऐसा ही मतलब हुआ होगा। ये कैसे कर सकता है? आप लोग भैया जानते हैं उसको, लारेब हाशमी को? जी जानते हैं, सीधा था। यही वगैरह जो देखा है रिकॉर्डिंग वगैरह, वहाँ से आतंकवादी है। ये कैसे हो सकता है? क्या वो उसको कौन सिखा रहा था बिना रेडी? इसको कहते नहीं बता सकते हैं कौन सिखा रहा, वो तो वही बताएगा अपने मुंह से। मुस्लिम संगठन से जुड़ने के बाद ही कोई मतलब ये काम कर दिया। ये हम लोगों के हिंदू के बस्ती में रहता था और पूरा बढ़िया से रहता। तो हिंदुओं की बस्ती ज्यादा है? हाँ, हिंदुओं की बस्ती ज्यादा। कितने घर होंगे मुस्लिम्स के? मुश्किल से बस ये इन्हीं का परिवार है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 घर होगा। 8-10 घर होंगे। तो ऐसे परिवारों के बीच ऐसे जगह रह के ऐसे कैसे सीख लिया है, कैसे हो गया? क्या मालूम सर। पढ़ाई उसने बचपन की पढ़ाई यहीं से की है? आप लोगों ने कोई साथ पढ़ाई की है उसके? क्या नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप रखे हमारे शॉप पे बचपन से आता था और अभी तक आता था, मतलब अभी 3 दिन पहले। बचपन की पढ़ाई उसने यहीं की थी? हाँ, यही की गांव से? हाँ, यही गांव से की थी। ये किया था 8 तक राम प्यारी से, उसके बाद किया है वहाँ पे मोंटेसरी से। अभी इंटर पास करके मतलब यूनाइटेड में गया। यहीं से जाता होगा? वो डेली यहीं से आता है, यहीं से जाता था। तो फिर अगर किसी के संपर्क में वो नहीं आया तो क्या कैसे हुआ? ये बड़ा नहीं, ये मुस्लिम संगठन के संगत में तो आया, तभी ऐसा कांड किया। इसे तो कर नहीं सकता था जी। तो ये तमाम लोग हैं, आप लोग भी जानते हो उसके, सुना है हाशमी के बारे में, देखा वीडियो देखा उसका? यस सर। आपको देख के क्या कैसा रिएक्शन है कि आपके बीच का लड़का, आपके साथ का दोस्त आप लोग का ऐसा कर रहा है? सर ये पूरा समझ लीजिए, पूरा आतंकवादी का फेस कर दिया है।
तो कभी लगा कि ऐसा करेगा हाशमी, आपको लगता था? नो सर, कभी नहीं लगता था। कभी मिल के देख के कभी बात करके ऐसा लगा? नो सर, कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा कि ऐसे कर जाएगा। लारेब को जानने वाले लोग खुद हैरान हैं और मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह ने भी उस बस का जायजा लिया जहां इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे पहले हम आपको उस बस की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए UP 70LT 0343 ये बस अंदावा से नैनी जाती है और इसी बस में जो लारेब हाशमी था वो सवार था और जैसे ही ये बस नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के पास पहुंचती है उसके बाद जो लारेब हाशमी है उसने इस बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के ऊपर चापर से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये बस के दो गेट हैं, पहला आगे की तरफ ये गेट खुलता है और दूसरा ये पीछे की तरफ, और जहां पर हरिकेश बैठा था वो पीछे वाले गेट के पास बैठा था और उसकी सीट भी कुछ यही है। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही उसने लारेब से यानी हाशमी से पैसे की डिमांड की, किराए की डिमांड की, उसने अपने बैग से एक चापर निकाला और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर दिया। और उसके बाद जो खून के छींटे हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए ये बस के बाहर की जरूर तस्वीर है, लेकिन जो खून के छींटे हैं वो यहाँ तक भी पहुंचे हैं। देखिए ये छींटे हैं, पूरे के पूरे बस के आसपास आपको छींटे साफ तौर पे नजर आएंगे। बस की बाहरी ये दीवार है, इसके अलावा जो शीशे हैं वहां पर भी कुछ इसी तरीके से जो ब्लड है वो बिखरे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से, किस हैवानियत के साथ लारेब ने हरिकेश के ऊपर हमला किया था। इसके साथ ही अंदर भी जो ब्लड है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जिस सीट पर जो हरिकेश बैठा था यानी बस कंडक्टर बैठा था वहां पर भी कुछ जो ब्लड के निशान हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। तो जो घटना हुई है वो वाकई बेहद खौफनाक है और इस खौफनाक जो घटना हुई है वो बस के जो अंदर जो CCTV कैमरे लगे हैं उसमें कैद हुई है। तो देखा आपने, आशुतोष ने उस बस को दिखाया जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। खौफनाक खूनी वारदात को देखकर बस यात्री भी सहर गए, उनकी भी रूह कांप गई। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताइए कि कितने बजे की घटना है और बस कहाँ पे रुकती है? वहीं रुकी थी सर, मंदिर पास, और उसके बाद बस रुकी। उसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा थे तो हम देख नहीं पाए क्या था, इसके बारे में नहीं, हम थे नहीं मौके पे। अच्छा, तो बस रुकती है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि वो चापर को लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसे देखे सर, उसमें भीड़ थी, हम देख नहीं पाए थे। भीड़ थी। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं? अब घटना तो प्रेजेंट टाइम में थे नहीं हम, लेकिन उस समय लोग बताते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय कि लड़का उतरा, चापड़ लिया था, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कॉलेज की तरफ इधर भाग गया। तो फिर आगे कुछ लोगों ने दौड़ा के उसको पकड़ ला। हाँ, बस यहाँ से मतलब वो जो मंदिर है वहाँ पे बस रुकती है, मंदिर पे बस रुकती है और वहीं पर कुछ गुत्थम गुत्था होती है दोनों के बीच में। बस के अंदर ही हुई थी, जो कुछ घटनाएं हुई वो बस के अंदर ही हुई थी। उसके बाद वो चापड़ लेके उतर के भागा कॉलेज की तरफ। तो आप लोगों ने भी पीछा किया, कुछ लोगों ने उसका पीछा किया उसका। आपको क्या खबर मिली, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? घटना के 10 मिनट बाद हमें पता चला तो मैंने पुलिस को सूचना दिया। उसके बाद फिर पता चला कि जो है बंदरगाह के पास पकड़ा गया ग्रामीणों के सहयोग से। क्या धार्मिक नारे वगैरह भी लगा रहा था क्या वो लड़का? हमने देखा नहीं। क्या सुना उसके बारे में? हाँ सुना, उसके वीडियो भी जो वायरल हुई है उसमें धार्मिक बातें कह रहा है। वो धार्मिक बातें कह रहा है, यानी जो स्थानीय लोग हैं वो ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो लड़का था उसने पहले चापर से हमला किया और उसके बाद चापर को लहराते हुए यानी एक हाथ में चापर लेके वो आगे बढ़ता जा रहा था और धार्मिक नारे लगा रहा था। और इसके बाद जैसे ही वो इस मोड़ के पास आता है, यानी घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर ये मोड़ है और यहाँ से कॉलेज का रास्ता जाता है और इसी तरफ वो भागने की कोशिश करता है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसको दौड़ाकर पकड़ लिया और इसके बाद से उसे पुलिस के हवाले किया गया और इस घटना की बाकायदे अब उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उससे जो प्रयागराज की पुलिस व्यवस्था है उस पर एक तरीके से सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिर एक छात्र किस तरीके से इस मानसिकता के साथ ग्रसित हो जाता है कि वो खुलेआम सरेराम एक आदमी पर चापर से हमला करता है और न सिर्फ हमला करता है बल्कि निर्भीक तरीके से वो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।
प्रयागराज से अलग अलग रिपोर्ट्स आपने देखी और बहुत ही चौंका देने वाला ये पूरा मामला है। सोचिए कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो रोजाना अपने दोस्तों के बीच रहता है, देखने में बहुत साधारण लगता है और अचानक बदले की भावना इतनी आ जाती है कि धार्मिक नारे लगाते हुए वो हत्या पर उतारू हो जाता है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो लोगों से भी आपने बातचीत की वो भी हमने सुना, बहुत चौंका देने वाली बातें वो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब एटीएस जांच आगे बढ़ रही है। पहले तो आरोपी हाशमी को लेकर हमें बताइए और क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई है और क्या इसकी मंशा पूरी तरह से साफ हो पाई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बाद से इस पूरी घटना को लेकर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। क्या महज सिर्फ बस के किराए को लेकर एक जो छात्र है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है उसने बस कंडक्टर के ऊपर चापर से हमला किया या फिर उसके पीछे की सोच कुछ और हो सकती है? देखिए, हमने जब इस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की तो उनका ये कहना था कि बेहद पढ़ाई में बेहद सामान्य था, बहुत शांत स्वभाव का था। चूंकि फर्स्ट ईयर का छात्र था, कुछ दिन पहले ही कॉलेज में उसने दाखिला लिया था, लिहाजा उसके बारे में बहुत कुछ क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन शांत स्वभाव का जरूर था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए, अब वक्त हो चला है पॉलिटिकल 24 का। सियासत के उन 24 चेहरों की हम बात करेंगे जो आज बड़ी खबर बने हुए हैं। जी हां, वो न्यूज मेकर हैं आज के हमारे। दिखाते हैं आपको 24 बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। मेड इन इंडिया तेजस में को पायलट की भूमिका निभाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का दौरा करने पहुंचे थे पीएम। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, कहा केसीआर सरकार में पेपर लीक हुए, पेपर लीक के आरोपियों को जेल भेजेंगे कांग्रेस का आज का प्रत्याशी, कल बीआरएस का एमएलए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सिलकियारा में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। कहा, जो लोग अंदर फंसे उनसे मेरी अभी बातचीत हुई, हौसला मजबूत है। उत्तरकाशी हादसे पर बोले उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। कहा, हमारी सभी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं, जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। टनल में फंसे सभी 41 श्रमिकों को जल्द बाहर निकालेंगे। राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग जारी। 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा वोटर्स डाल रहे हैं वोट। जोधपुर के सरदारपुर विधानसभा सीट पर सीएम अशोक गहलोत ने किया मतदान। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी के हर जुमले का जवाब जनता देगी, बीजेपी सिर्फ भड़काने की भाषा बोलती है। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी किया मतदान। राजस्थान में जीत पर कहा, कांग्रेस सरकार की वापसी के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। कोटा विधानसभा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया मतदान। वोटिंग बूथ पर लोगों से मुलाकात भी की। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी डाला वोट। पोते विनायक प्रताप ने पहली बार किया मतदान। झालावाड़ में मतदान से पहले मंदिर पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। राडी के बालाजी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। बीकानेर सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया मतदान। कहा, बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने वोट कास्ट किया। अशोक गहलोत पर कहा, उनको 3 दिसंबर को करंट लगेगा। जोधपुर विधानसभा सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवार के साथ किया मतदान। वहीं दिया कुमारी ने जयपुर विधानसभा सीट में डाला वोट। दिया कुमारी की टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत। कहा, इस बार रिवाज नहीं नाराज बदलेगा, सिर्फ चुनाव के समय साथ आते हैं गहलोत और पायलट। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में किया मतदान। लोगों से की अपने मत का सही इस्तेमाल करने की अपील। अलवर में बाबा बालकनाथ ने वोट कास्ट किया। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को राजस्थान की जनता करारा जवाब देगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, जनता देख रही है, बीजेपी में आपस में ही अनबन है। तेलंगाना के निजामाबाद में राहुल गांधी ने कहा, केसीआर परिवार के हाथ में पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों मंत्रालय पास नहीं होते। बीजेपी ने की राहुल गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड करने की मांग। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा, अपमानजनक कंटेंट को तत्काल हटाया जाए। डीके शिव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। 30 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु योजना के तहत करेंगे यात्रा। हिटलर पोस्ट को लेकर इजरायली दूतावास की चिट्ठी पर संजय राउत का बयान। कहा, मैंने वो ट्वीट हटा दिया, उसमें हिटलर का जिक्र था, लेकिन इजराइल को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
और चलिए कुछ और खबरें हम आपको दिखाते हैं। सिलक्यारा टनल में जारी ऑपरेशन जिंदगी लगातार 14वें दिन भी जारी है, लेकिन महासंकट के बादल गहरा गए हैं। जिस रेस्क्यू पाइप लाइन से फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्लान था, वही पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। ऑगर मशीन भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इस मशीन का इस्तेमाल अब आगे नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू के लिए अब वैकल्पिक प्लान बी और सी पर फोकस जो है वो किया जा रहा है। क्या है ये दोनों ऑप्शनल प्लान और कैसे अब इसे अंजाम दिया जाएगा, ग्राउंड जीरो से ऑपरेशन जिंदगी दिखाते हैं, देखिए सर। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड में किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उन्होंने बयान दिया। कहा, सीएम ने सभी विकल्पों पर हम काम शुरू कर चुके हैं, हमारी पहली प्राथमिकता श्रमिकों को बाहर निकालना ही है। आज रात तक पूरी रात भर काम चलेगा। आज ये जो कटर है हमारा प्लाज्मा कटर, वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे। तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए, जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि ये कहा है सीएम ने कि शाम तक जो है वो प्लाज्मा यानी कि कटर मंगा लिया जाएगा और तब जो है 1 घंटे में हम 4 मीटर भीतर तक जा सकेंगे। फिलहाल वहां ताजा हालात क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, ताज़ा हालात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल 2 प्लान नंबर 2 यानी यहाँ से शुरू कर दिया गया है। देखिए, मशीनें ऊपर ड्रिल करके ऊपर भेजनी शुरू कर दी गई है। मैं पीछे अपने सहयोगी कमलकांत जी से कहूँगा कि ऊपर वो दिखाएं, वो विजुअल्स दिखाएं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल हैं। देखिए, ये बीआरओ ने जो सड़क बनाई थी इस 107 मीटर ऊंचे पहाड़ पर, जो बीआरओ ने सड़क बनाई थी उसके ऊपर ये वर्टिकल प्लान 2 के तहत ऊपर मशीनें चढ़ाई जानी शुरू कर दी है। देखिए, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले आप देख रहे होंगे कि एक मशीन ऊपर चढ़ाई जा रही थी जिसका वजन तकरीबन 29 टन के आसपास था और ये बेहद ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं हम, बहुत मुश्किल, ज़्यादा ये गंभीर भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस जगह पे ये मशीनें चढ़ाई जा रही हैं, जिस जगह पर ये ऊपर सड़क पहुंचाई गई है, वहां पर अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो वहां पर स्पेस उतना नहीं है जितने स्पेस उस मशीन को चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां स्पेस की कमी है। पहली बात, पहाड़ी इलाका है, खड़ी चढ़ाई है। दूसरी बात ये कि अगर वहां से ड्रिलिंग होनी शुरू होती है तो वो कितनी सुरक्षित है, इस बात को लेकर अभी कहीं से कोई जवाब भी नहीं आया है। सुरक्षा सबसे पहले है और सुरक्षा के साथ जो ड्रिलिंग कर रहे हैं वो कितने सुरक्षित है और जो नीचे जहां ड्रिल होके पहुंचेगा, जो 41 कर्मवीर हैं, वो उनके लिए वो कितने सुरक्षा के लिहाज से कितना कारगर होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर जब उस जहां पे ड्रिलिंग चल रही है उसके 400 मीटर पहले पहाड़ पूरी तरह से दरका हुआ है, जो नीचे जिसका असर देखने को मिलता है। जो श्रमिक हैं, जो 41 श्रमिक हैं, वही भूधसाव, इसी पहाड़ के भूधसाव के चलते नीचे फंसे थे और लगातार मैं आपको बता दूं एक्सप्लेनेशन लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है, तभी इतनी ज्यादा समस्या आ रही है जिसकी वजह से नहीं तो मलबा हटाने तक की बात अगर सीमित होती तो मलबा हटा लिया जाता। 14 दिन हो गए, कल 15वां दिन भी हो जाएगा। 14 दिन में अब ये याद आया है कि प्लाज्मा जो कटर है उसे लेना चाहिए, गैस कटर से बेहतर है वो। 14 दिन में अगर इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि प्लाज्मा कटर की जरूरत है और वो बाहर से मंगाया जा रहा है, 14 दिन बीतने के बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जीपीआर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जीपीआर रिपोर्ट में कल इन्होंने दावा किया, हवाला दिया जीपीआर रिपोर्ट का कि भाई 5 मीटर तक जो स्पेस है अगला वो एकदम खाली है, लेकिन वो खाली नहीं, वो 1.5 मीटर के बाद ही ऑगर मशीन जो है फंस जाती है और दोबारा से जो उसका हाल हुआ है, कल 7:30 बजे की घटना है और तकरीबन देखिए 4:45 होने को आए, तकरीबन 21-22 घंटे बीत चुके हैं और 21-22 घंटे से काम बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है।
3 मीटर पाइप काटा गया अंदर से अभी तक। जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स थे वो 3 मीटर काट के 1.5 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से बताया है इन्होंने काट चले जा रहे हैं। और सही बात है, यहाँ पर अब सब हिम्मत ना हार जाएं, क्योंकि आप बता रहे हैं 21-22 घंटे से अभी कोई काम नहीं हुआ है। रोज हम ये उम्मीद करते हैं कि आज वो बाहर आ जाएंगे, ऑपरेशन जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगा। आज करके अब ये तीसरा चौथा दिन पूरा हो चुका है। बहरहाल अब 2 हफ्ते आज पूरे हो जाएंगे जब संकट के बादल जो हैं वो गहराते जा रहे हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आप बता रहे हैं जिन पर काम एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है, लेकिन जहां पर ऑगर मशीन के ब्लेड्स फंसे हैं, क्या उस प्लान को गिव अप कर दिया है या अभी भी कोई उम्मीद बची है कि धीरे धीरे वहां से ब्लॉकेज क्लियर किया जा सकता है, वहां से भी उन्हें निकाला जा सकता है? देखिए, प्लान ए जहां पे अभी ऑगर मशीन फंसी है वो सबसे आसान तरीका था, लेकिन आसान तो तब होता जब 5 मीटर जो बचा था, पिछले 5 से 8 मीटर जो आगे की दूरी है, अगर उसे मैन्युअली किया जाता। जो जानकार हैं, हमारी उनसे बात हुई, उन लोगों ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया कि पहले ही मना किया गया था कि ऑगर मशीन को जब 8 मीटर की दूरी रह जाए, क्योंकि ऑप्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, लगातार उसमें सरिया हैं, गार्डर हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जब ऑगर मशीन को बार बार निकालना पड़ता है, निकालने और डालने, यानी अगर आप मशीन को अंदर ले जाते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है, और जब आप मशीन को बाहर निकालते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जब लगातार वहां पे दिक्कतें थी, अवरोध था, तो आपने मशीन को क्यों घुसाया? आखिर जीपीआर रिपोर्ट कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, आपने सार्वजनिक क्यों नहीं की? कि आप कहते उस समय कि 5 मीटर की, देखिए हमें जीपीआर रिपोर्ट ने कहा था, इसलिए हमने ऑगर मशीन को अंदर घुसाया। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। समस्या का भी समाधान लारा, कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है, और समाज का विरोध, उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है। इन्हें 3 बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं, और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो। इन लोगों को बांटो और राज करो की वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, अपीजमेंट बिल्कुल नहीं। हम 100% सैचुरेशन की बात करते हैं, जिसमें किसी से भेदभाव न हो,